मधुकर बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत की मार थी कि वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में मटन बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। आओ आओ मटन खाओ, गांव का देसी मटन खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। मधुकर का मटन और कहीं नहीं पाओगे। कि तभी उसके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और उसकी मटन की खुशबू से कहते हैं, बहुत ही बढ़िया मटन बनाया तुमने मधुकर भाई, स्वाद तो बहुत ही लाजवाब आ रहा है इसका। आज मैंने गरम मसालों को हाथों से पीस कर डाला है, इसीलिए इसका स्वाद और भी निखर कर आया है। तो आप बताइए भाई साहब, चावल के साथ लगा दूं या रोटी के साथ? एक काम करो भाई मधुकर, तुम मुझे 4 रोटी के साथ मटन बांध कर दे दो। आज अपने घर जाकर आराम से खाऊंगा। वैसे भी बीवी मायके गई हुई है। मधुकर अब उस ग्राहक को मटन बांध कर दे देता है और इसी तरह सुबह से शाम तक उसकी 5 से 7 प्लेट मटन की बिक जाती है। फिर वो घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी प्रेरणा उससे कहती है, अजी आज तो आप जल्दी ही घर आ गए, आपका मटन जल्दी बिक गया क्या? आज हमारा बेटा विमल शहर से वापस आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके, इसीलिए मैंने सोचा समय से घर आ जाता हूँ ताकि अपने बेटे को घर के अंदर आते हुए देख सकूं। उसे देखकर ही तो मुझे सुकून मिलता है। आखिर आज हमारी सालों की मेहनत रंग लाई और हमारे बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमारा अच्छे से ख्याल रखेगा। वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तभी विमल घर के अंदर आता है और उसे देख और कहता है, शहर में तो मुझे सब कुछ मिलता था मम्मी पापा, लेकिन बस आप लोगों का प्यार नहीं मिल पाता था। अब मैं आप लोगों को लेकर शहर जाऊंगा और फिर हम लोग साथ में रहेंगे। वहां पर मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी भी मिल गई है। ये बात सुनकर मधुकर निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन और उस गांव से जुड़ी हुई थी। अब उसकी पत्नी प्रेरणा भी उसके चेहरे के भाव देखकर सब कुछ समझ जाती है और बाप बेटे की इस बातचीत को बीच में थामते हुए कहती है, वो सब चीज हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले अभी तो तू आया है यहाँ, कुछ दिन यहीं रहेगा। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ, उसके बाद हम पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इसके बाद विमल हाथ मुंह धोकर आता है और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। ऐसे ही विमल को शहर से गांव आए पूरा हफ्ता बीत चुका था और विमल ने कहा, बाबा मैं ये कह रहा था कि अब हम इस गांव के घर को बेच देते हैं या किराए पर दे देते हैं। अब आप लोग मेरे साथ जाकर शहर रहेंगे तो इस घर का क्या ही काम है। बेटा विमल, मैं तुमसे यही कहना चाहता था, इस गांव में मेरी जड़ें हैं। मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मेरा मटन का व्यापार भी तो यहीं चलता है। पापा आपने अपनी जवानी से वो मटन का व्यापार किया है, गांव का देसी मटन अब बहुत बेच लिया आपने। अब आप आराम कीजिए और मैं आपका ध्यान रखूंगा। बेटा तू हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमारे लिए इस सोच से बड़ी सोच कोई नहीं हो सकती। लेकिन हम शहर नहीं जा सकते, शहर हमें रास नहीं आएगा। अगर तू शहर जाकर हमें छोड़कर रहना चाहता है तो वो तेरी मर्जी, और मैं तो तेरे पिताजी को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। विमल को ये बातें सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो अपने माता पिता से किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करता। विमल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव की हवा में ऐसा क्या है कि उसके माता पिता गांव को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। एक दिन जब उसके पिता मधुकर ठेला लेकर गए हुए होते हैं तो विमल फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी के देसी मटन के ठेले में ऐसा क्या है कि पिताजी उस ठेले को छोड़ना नहीं चाहते और न ही इस गांव को? अगर ये सब चीज समझनी है तो तुझे खुद समझनी होगी बेटा। कुछ चीजें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, और तेरे पिताजी का इस गांव और अपने देसी मटन के ठेले से प्यार कुछ ऐसा ही है। ठीक है, मैं बाहर थोड़ी देर टहलने के लिए जा रहा हूँ और पापा से भी मिलकर आऊंगा। अब अपना ध्यान रखना। अब विमल गांव में निकल जाता है। वैसे गांव जैसी शुद्ध हवा कहाँ ही मिलती है, शहर के अंदर तो सिर्फ पॉल्यूशन और भीड़ है। विमल ये बोलकर जैसे ही अपने पिता मधुकर के ठेले के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ जरूरत से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर पहले तो विमल हैरान हो जाता है और पैसों का भी हिसाब करने लगता है। ये देखकर विमल खुश होते हुए गर्व से कहता है, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपका काम इतना अच्छा चलता है। यहाँ तो बहुत सारे ग्राहक हैं, शहर में भी किसी ठेले पर इतनी भीड़ नहीं होती। मुझे तो इस समझ में नहीं आ रहा कि आप मशहूर क्यों नहीं है। तुझे किसने कहा कि हम मशहूर नहीं है? तेरे पिता के यहाँ ठेला लगाने से पहले ग्राहक आकर लाइन लगा लेते हैं ताकि वो तेरे पिताजी का गांव का देसी मटन खा सके। और तू कह रहा है कि मैं मशहूर नहीं हूँ? जरूरी नहीं कि मेरा नाम अखबार और टीवी में नहीं आता तो फिर मेरा नाम ही नहीं है।
माफ करना पिताजी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ऐसे विमल पैसों का हिसाब करता है और मधुकर के साथ सुबह से शाम तक ठेले पर काम करता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जहाँ वो एक तरफ ऑफिस में बैठा रहता था और कंप्यूटर में अपनी आंखें घुसाए रखता था, वहीं वो पूरे दिन कई तरह के ग्राहकों से मिलता है, बातचीत करता है और लोगों को जानता है। विमल बेटा, अब समझा तो। इस जगह पर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ के लोगों से मुझे एक अपनापन महसूस होता है। और ये गांव का देसी मटन सिर्फ देसी मटन नहीं है, ये इन लोगों और मेरे बीच का रिश्ता है। और मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ? हाँ पिताजी, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे ही मधुकर और विमल पूरा दिन ठेले पर काम करते हैं, जिसके बाद रात को विमल को नींद नहीं आती। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठ जाता है तो चूल्हे पर मधुकर को गांव का देसी मटन पकाते हुए देखता है। उसे ये करते देखकर विमल ने कहा, पिताजी आप तो बिल्कुल देसी तरीके से मटन बनाते हैं, जैसे कोई शेफ मटन बना रहा हो। सच में आपके हाथों में तो बहुत हुनर है। लेकिन मैं जब से शहर से आया हूँ, एक भी बार आपके हाथों का देसी मटन तो खाया ही नहीं। मेरे हाथों में हुनर इसलिए है क्योंकि तेरी स्वर्गीय दादी जी ने मुझे ये देसी मटन बनाना सिखाया था और वो इसे घर पर ही बनाती थी। और जब मेरा रोजगार गया और तबीयत खराब रहने लगी तो मैंने इसी को अपना काम बना लिया। फिर तो एक बार मुझे भी खाकर देखना चाहिए आपका ये गांव का देसी मटन। मुझे भी तो पता चले आखिर गांव के लोग इस मटन के पीछे इतना पागल क्यों हैं। बस इतनी सी बात, नेकी और पूछ पूछ। कहते हैं कि अच्छाई की शुरुआत घर से ही करनी चाहिए, तो सबसे पहले तू ही आज मेरा ये देसी मटन खाकर देख। जिसके बाद पूरा परिवार नाश्ते में गांव का देसी मटन चावल और रोटी के साथ खाता है। विमल ने जैसे ही गांव के देसी मटन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो कहने लगा, पिताजी इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो शहरों में भी नहीं मिलता। आप एक काम करिए, गांव के अंदर ये देसी मटन का ठेला लगाना छोड़कर शहर चलिए, मैं आपकी एक दुकान खुलवा दूंगा। लोग इतने प्यार से इस देसी मटन का स्वाद नहीं खाएंगे बेटा, जितना ये गांव के लोग खाते हैं। और वैसे भी पैसा कमाने के लिए तो तू है, मैं तो सिर्फ लोगों में खुशियां कमाना चाहता हूँ। पिताजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे ही अब विमल के शहर जाने का समय आता है और वो शहर चला जाता है। पूरे घर में फिर से सूनापन छा जाता है। प्रेरणा पूरे घर में अकेले रहा करती और मधुकर अपना ठेला लगाने के लिए रोज चला जाया करता। लेकिन शाम के समय जैसे ही मधुकर घर आता है तो वो देखता है कि विमल घर में बैठा हुआ था और कहता है, पिताजी आपके गांव का थोड़ा सा देसी मटन बचा है या नहीं? मेरा तो आज मटन खाने का बड़ा मन कर रहा था और माँ से कहा था कि पिताजी देसी मटन लेकर आएंगे, हम वही खाएंगे। पहले तो मधुकर अपने बेटे को शहर से वापस आया हुआ देखकर हैरान होता है और उसके बाद विमल अपनी बात को पूरा बोलता है। मैंने सोचा पिताजी कि जब मेरे पिताजी के हाथों में इतना अच्छा हुनर है और गांव में उनके देसी मटन की इतनी अच्छी मांग है तो मैं शहर में जाकर कंप्यूटर में आके क्यों गलाऊं। इसीलिए मैंने कुछ सेविंग शहर में की थी, मैं बस वही लेने गया था। अब हम गांव में एक छोटी सी दुकान डालेंगे ताकि आपको धूप बारिश में ठेले पर खड़े होकर गांव का देसी मटन न बेचना पड़े, और वहां पर हम दोनों बाप बेटे मिलकर गांव का देसी मटन बेचेंगे। ये बात सुनकर मधुकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब विमल अपने पास जमा किए हुए कुछ पैसों से मधुकर के गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा देता है, जहां पर वो गांव का देसी मटन बेचा करते हैं। कल ही दिए थे तुझे पूरे 500 रुपए, कहाँ गए? कहाँ जाएंगे, लाला को दे दिए मैंने। पूरे 2000 रुपए का उधार चल रहा है। 500 रुपए दिए तब जाकर दाल और चावल दिए उसने कल। रहने दे, तुझे पैसे खर्च करने की अकल ही नहीं है। अब से तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, फिर अब की बार लाला से राशन तुम ही लेकर आओगे। घर में एक मसाला नहीं है, न धनिया है न हल्दी, बताओ कैसे बनाऊं खाना। अफ़ो, इस औरत का तो रोना ही कभी खत्म नहीं होता भाई। ये कहकर कमल गुस्से से बाहर चला गया और उसकी पत्नी नंदिनी रोने लगी। नंदिनी बहुत ही गरीब परिवार से आई थी। उसके पिता एक छोटे कुम्हार थे। उन्होंने कमल से उसकी शादी करा दी थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम सोनू था। शादी के बाद कुछ वक्त तक तो कमल बड़ा अच्छा और मेहनती था। नंदिनी घर पर रहकर मटके और सुराही बनाती और कमल दिन भर उन्हें बेचता। लेकिन कुछ वक्त बाद ही कमल को शराब की लत लग गई और फिर वो एक नंबर का शराबी और आलसी बन गया। वो जितने पैसे कमाता सब के सब शराब में उड़ाने लगा। धीरे धीरे सारी बचत खत्म हो गई और कर्जा चढ़ने लगा। हालत ये हो गई कि अब तो राशन तक के लाले पड़ने लगे। इसी बात को लेकर
पति पत्नी में रोज लड़ाई होने लगी और उस दिन भी कमल हर बार की तरह नंदिनी से लड़कर बाहर चला गया। उधर अपनी माँ को रोते हुए देखकर सोनू ने उसके आंसू पोंछे। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे अभी भूख नहीं लगी। अच्छा, सुबह से खाया ही क्या है तूने जो तुझे भूख नहीं लगी? चल मैं तेरे लिए बिना मसाले की सादी खिचड़ी बना देती हूँ। इसके बाद नंदिनी ने सबके लिए खिचड़ी बनाई। उसने सोनू को खिचड़ी दी और वो अपने पति कमल का इंतजार करने लगी ताकि वो दोनों साथ में खाना खा सके। लेकिन दोपहर से रात हो गई, कमल लौट कर नहीं आया और फिर माँ, लगता है पापा ने फिर से शराब पी ली है। आप खाना खा लो। हाँ मेरे लाल, तू सोचा मैं खा लूंगी। नंदिनी कमल के इंतजार में भूखी ही सो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिवाली नजदीक थी। नंदिनी ने कमल से छिपकर खुद मिट्टी के बर्तन बेचने शुरू कर दिए और इसी से कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे उसने। और फिर जब एक दिन वो पैसे गिन रही थी तब माँ, आप इन पैसों से क्या करोगी? बेटा, धनतेरस पर एक अच्छी सी कढ़ाई लेकर आऊंगी, फिर तुझे बढ़िया पूड़ी और सब्जी खिलाऊंगी। वो पुरानी वाली कढ़ाई टूट गई है ना। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा माँ, पापा आए थे क्या? नहीं, वो नहीं आए। चल तू जा खेलने, मैं कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। और फिर धनतेरस का दिन भी आ गया। उस दिन नंदिनी ने बाजार से नई कढ़ाई खरीदी। उसने सोचा कि अब दिवाली पर वो नई कढ़ाई में बढ़िया खाना बनाएगी। लेकिन उसी रात जब सोनू और नंदिनी सो रहे थे तभी उसे रसोई से कुछ आवाज आई। उसने उठकर देखा तो उसे कमल जाता हुआ दिखाई दिया। उसने कमल को बहुत आवाज दी लेकिन वो नहीं रुका। तभी नंदिनी की नजर रसोई पर पड़ी जहां एक भी बर्तन नहीं था, ना ही नई कढ़ाई और ना ही पुराने बर्तन। कमल ने एक चम्मच तक नहीं छोड़ी थी। नंदिनी ये देखकर सिर पकड़कर रोने लगी। उसने जाते हुए कमल की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, भाड़ में जाओ तुम, ले जाओ सब कुछ और फिर कभी लौट कर मत आना। अपनी माँ को चीखते हुए सुनकर सोनू उठ गया। खाली रसोई देखकर वो भी सब कुछ समझ गया। फिर अगले दिन, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? घर में एक भी बर्तन नहीं है बेटा, मैं कैसे खाना बनाऊं? इस मिट्टी के मटके में बनाओ माँ, देखना बहुत अच्छा बनेगा। सोनू की समझदारी देखकर नंदिनी ने उसका माथा चूम लिया। उसने सबसे पहले मटके में चावल उबाले। वो दाल बनाने जा रही थी कि तभी वहां एक औरत आ गई। अरे नंदिनी, क्या कर रही हो? अरे दिशा दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। वो क्या है ना, मुझे इनके साथ अचानक कहीं निकलना पड़ रहा है और ये सुबह सुबह ही पूरा 1 किलो चिकन लेकर आ गए और मैं लौटूंगी 3 दिन बाद। तब तक तो ये चिकन खराब हो जाएगा, इसीलिए ये लो, आप पका लो इसे। अब ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन दिशा जाते हुए उसे ढेर सारा चिकन दे गई। चिकन तो नंदिनी के हाथों में था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बनाए कैसे। तभी सोनू फिर से बोला, क्या सोच रही हो माँ? बेटा, चिकन तो आ गया लेकिन बनाऊं किसमें? चावल निकालकर उसी मटके में बनाओ माँ, मजा आ जाएगा पहली बार मटका चिकन खाकर। ये कर तो सकते हैं। और फिर उसने उसी मटके में चिकन बनाना शुरू किया। बहुत दिन बाद वो चिकन बना रही थी और मटके में तो पहली बार। जब चिकन बनकर तैयार हुआ तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। नंदिनी ने सोनू को चावल के साथ चिकन दिया और फिर पहला निवाला खाते ही, माँ, क्या कमाल का चिकन बनाया है आपने। अब आप मटके बनाना छोड़ो और ऐसा ही मटका चिकन चावल बनाना शुरू कर दो। आप चाहो तो मेरी गुल्लक भी तोड़ दो, हम मिलकर एक ठेला लगाएंगे जिसमें आप मटका चिकन चावल बनाकर बेचना। कसम से माँ, पूरा गांव आएगा खाने के लिए। सोनू उंगलियां चाट चाट कर चिकन चावल खा रहा था। ये देखकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी वो कुछ सोच कर उठी और वहां से सीधा गांव के सुनार के पास पहुंची। उसने अपना मंगलसूत्र सुनार के पास गिरवी रख दिया और उससे मिले पैसों से कुछ बर्तन खरीद लाई। इसी तरह शुरू हो गया उनका मटका चिकन चावल का ठेला। सोनू काम में अपनी माँ की पूरी मदद कर रहा था। शाम तक नंदिनी की लागत के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा भी उसके हाथों में था। सोनू एकदम सही था। गांव के लोगों को मटके में बना चिकन और चावल बहुत पसंद आए। अरे वाह सोनू, हमने तो पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई कर ली। चल जल्दी चल, अब कल के लिए तैयारी करेंगे। बीतते वक्त के साथ उनकी तरक्की बढ़ती ही गई। अब नंदिनी की मटका चिकन चावल की बड़ी सी दुकान थी और दुकान के ऊपर ही एक शानदार घर। सोनू बड़ा हो गया था। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी वहां एक अधेड़ आदमी आया जिसने एक फटा पुराना कंबल लपेटा हुआ था। वो कमल था। उसने सोनू को देखते ही आवाज लगाई, सोनू, मेरे बच्चे। पापा, आप कैसे हो आप? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा,
लेकिन तू कितना बड़ा हो गया है तू। मैं गया था घर, पर पता चला कि तुम लोग वहां से चले गए हो। तू यहाँ इस दुकान में काम करता है क्या? नहीं पापा, ये मटका चिकन चावल की मशहूर दुकान हमारी है और ऊपर हमारा घर। माँ अभी बाहर गई हुई है, मैं उन्हें लेने ही जा रहा हूँ। पर आप ऐसे मत जाना, दुकान से चिकन चावल खाकर ही जाना। और हाँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। सोनू की बातों से कमल को समझ आ गया था कि अब उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नंदिनी और सोनू उसके बिना जीना भी सीख गए थे और तरक्की करना भी। पकड़ अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से। जब से हमारे घर में आई है तब से हमारी खुशियों को आग लगा दी है तूने। मामी, मुझे घर से मत निकालिए। इस दुनिया में अब आपके मामा जी और मेरे छोटे भाई बहनों के अलावा मेरे कोई नहीं है। माँ पिता थे, वो पिछले साल ही गुजर गए। तभी तो कह रही हूँ कि तू भी अपने माँ बाप के पास चली जा, क्योंकि जब से तू आई है ना, मेरे घर में कलेश होने लग गया है। तू खुशियों की जड़ नहीं बल्कि कलेश की जड़ है। मेरा पति जो पहले हर बात मेरी सुनता था, लेकिन आज वो तेरे पीछे मुझसे लड़ता है और मेरे बच्चों पर गुस्सा उतारता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरे चेहरे पर खुशी रहे। लेकिन अब और नहीं, मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जा यहाँ से। इतना बोलकर शकुंतला अब अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है, तो वहीं माया बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है और अपना सामान उठाकर अपने पुराने घर यानी अपने माता पिता के घर की ओर निकल पड़ती है। बेचारी माया के पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने का ठिकाना। अगर उसके पास कुछ था तो उसके माँ बाप का वो पुराना घर, जिसको उसने साल भर पहले ये सोचकर छोड़ दिया था कि उसके मामा उसकी परवरिश करेंगे। हालांकि वो अब बच्ची नहीं थी, लेकिन एक अकेली लड़की होने के नाते उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। बेचारी अब अपने माँ पिता के घर पहुंचती है, जहाँ वो घर पर ताला लगा देखकर बाहर ही बैठ जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, घर पर ताला लगा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक काम करती हूँ, इस ताले को तोड़ देती हूँ। इतना बोलकर माया अब घर में लगे ताले को एक बड़े से पत्थर से तोड़ देती है। वो घर में जैसे ही जाती है तो उसे अपने माँ पिता की याद आने लगती है। वो सोचती है कि किस तरह वो अपनी माँ और अपने पिता के साथ मस्ती किया करती थी। उसका वो खुशहाल जीवन एक पल में अंधेरी काली नगरी में बदल गया था, क्योंकि साल भर पहले एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। माया अब अपने घर की लाइट जलाती है और अपने घर की अच्छे से सफाई करती है। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ती है, तो वो उठकर अपनी माँ की पुरानी संदूक टटोलती है। उसे वहां एक छोटी सी पोटली में 500 रुपए मिलते हैं। लगता है माँ ने ये पैसे किसी बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे। आज सच में बुरा वक्त ही तो है। घर में राशन का एक दाना नहीं है और पेट भूख से जल रहा है। इन 500 रुपयों से मैं कुछ दिन का राशन तो ले आऊंगी, पर उसके बाद क्या होगा? मुझे कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो पेट नहीं भरेगा। माया बाजार जाती है और थोड़ा आटा, दाल और मसाला खरीद लेती है। घर लौटते समय उसकी नजर अपने घर के बाहर से गुजरने वाले बड़े हाईवे पर पड़ती है, जहां से सैकड़ों ट्रक गुजर रहे होते हैं। ये सड़क तो शहर को जोड़ती है। यहाँ दिन रात गाड़ियां चलती हैं, लेकिन आसपास कोई अच्छा ढाबा या दुकान नहीं है। माँ हमेशा कहती थी कि मेरे हाथ के खाने में जादू है। क्यों ना मैं यहीं सड़क किनारे एक छोटा सा चूल्हा जला लूं। ट्रक वाले भाइयों को घर जैसा सादा खाना मिल जाएगा और मेरी रोजी रोटी भी चल जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर माया अब ऐसा ही करती है और सूखी लकड़ियां बिनने के लिए पास के जंगल की तरफ निकल पड़ती है। अगर सूरज ढलने से पहले लकड़ियां नहीं मिली तो चूल्हा नहीं जलेगा। ओस की वजह से सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। ये कटीली झाड़ियां मेरे हाथों में चुभ रही हैं, पर मुझे रुकना नहीं है। अगले दिन एक बार फिर माया उस हाईवे पर जाती है और सड़क किनारे वो मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है और एक त्रिपाल लेकर चारों तरफ लकड़ी में बांध देती है, जिससे पन्नी की छत बन जाती है। अब जब ट्रक और गाड़ी वाले हाईवे के किनारे खाना देखते हैं तो कई लोग रुक रुक कर माया के हाथों का खाना खाने लगते हैं और इस तरह आज पहले ही दिन में माया की अच्छी कमाई हो जाती है। तभी वहाँ एक ट्रक ड्राइवर आता है और माया से कहता है, बहन, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तुम्हारे यहाँ बैठने की जगह नहीं है। अगर यहाँ बैठने की जगह हो जाए तो सच बता रहा हूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी। तुम अपने परिवार वालों को क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हारी मदद कर दें? परिवार? भाई साहब, मेरा तो परिवार है ही नहीं। माँ पिता भी पिछले साल गुजर गए। साल भर मामा मामी ने मुझे पाला, लेकिन अब तो उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उतना किया।
बाकी आपने मुझे ये सलाह दी कि मुझे यहाँ बैठने के लिए कुछ रखना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद। माया की बात सुनकर ड्राइवर कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खत्म करके वहाँ से चला जाता है। तो वहीं माया भी अब ठान लेती है कि वो अपने ग्राहकों के बैठने का इंतजाम करेगी। अगले दिन जब वो बाजार जाती है तो उसकी नजर एक दुकानदार पर पड़ती है, जहाँ उसकी दुकान के पास कुछ टायर्स रखे हुए थे, जिसे देख माया दुकानदार से कहती है, काका क्या मैं ये 2 पुराने टायर और ये लकड़ी का बक्सा ले जा सकती हूँ? आपके तो ये किसी काम के नहीं है, पर मेरे ढाबे पर बैठने के काम आ जाएंगे। ले जा बेटी, वैसे भी ये कचरा ही है, पर इतनी दूर तू इन्हें उठाकर कैसे ले जाएगी? बहुत भारी है ये। कोई बात नहीं काका, मैं घसीट कर ले जाऊंगी, बस आप मना मत करिएगा। माया एक रस्सी से उन टायरों को बांधती है और अपने कंधे पर डालकर उन्हें घसीटने लगती है। जैसे तैसे वो घर के पास पहुंचती है और अपने हाथों को देखकर कहती है, हाथ छिल गए हैं रस्सी से, पर बस थोड़ा सा और, घर पास ही है। अगर आज मैंने ये बैठने की जगह बना ली तो मुसाफिरों को आराम मिलेगा। लोग तभी रुकेंगे जब उन्हें बैठने की जगह मिलेगी। हिम्मत मत हार माया, बस थोड़ी दूर और। माया अब घर पहुंचती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर तैयार कर देती है और अपने पड़ोस में से एक लड़के की हेल्प लेती है। वो लड़का हाईवे पर उसका सारा सामान पहुंचा देता है और इस तरह माया ईंटों के ऊपर लकड़ी का फट्टा रखकर टेबल बनाती है और टायरों को साफ करके उनके ऊपर बोरी बिछा देती है ताकि वो बैठने लायक बन जाए। खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब बस कोई रुक जाए। माया सड़क किनारे खड़ी होती है, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ब्रेक मारता हुआ वहाँ रुकता है। ओ छोरी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? और ये टायर बैठने के लिए रखे हैं क्या? जुगाड़ तो अच्छा किया है तूने। जी भैया, आइए बैठिए। आलू की ताजी सब्जी और गरम रोटियां हैं। पानी भी मटके का एकदम ठंडा है। आप हाथ धो लीजिए, मैं अभी थाली लगाती हूँ। चल लगा दे, पर देख मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी परोसना। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर को खाना परोसती है, तभी वहाँ 2 और ट्रक आकर रुक जाते हैं। अरे भाई, यहाँ क्या खा रहे हो? हमें भी बताओ, हम भी भूखे मर रहे हैं भाई। अरे आओ आओ, इस बिटिया ने क्या लाजवाब सब्जी बनाई है, और देख बैठने के लिए टायर भी रखे, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। अचानक ढाबे पर 3-4 लोग हो जाते हैं। माया घबरा जाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। सभी लोग खाना खाकर खुश हो जाते हैं। मजा आ गया बहन, ये लो 40 रुपए, खाना बहुत बढ़िया था। अगली बार आऊंगा तो चाय भी पिलाना। जरूर भैया, अगली बार आपको चाय भी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते ही देखते अब सभी ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं और दोपहर तक माया के पास 150 रुपए जमा हो जाते हैं। आज 150 रुपए कमाए। अब मैं कल के लिए थोड़ा ज्यादा सामान ला सकती हूँ और शायद एक पुरानी केतली और कुछ गिलास भी खरीद लूं ताकि चाय शुरू कर सकूं। धीरे ही धीरे सही, पर मेरा ढाबा अब खड़ा हो रहा है। इस तरह माया खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब माया का हाथ अपने ढाबे पर जम जाता है। अब अकेले काम करने में उसे दिक्कत नहीं आती और अब वो अपने ढाबे को बिल्कुल ईमानदारी से चलाने लगती है। और तो और अब उसका ढाबा इतना अच्छा चलने लगा था कि अब उसका ढाबा एक पन्नी वाला नहीं, बल्कि अच्छा खासा ईंट पत्थर वाला, टेबल कुर्सियों वाला ढाबा बन चुका था। नीलगंज गांव में प्रदीप अपनी पत्नी सोनाली के साथ रहा करता था। प्रदीप के पास एक घोड़ा था जिस पर वो गांव के बच्चों को घुमाता था और उसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते थे। एक रोज प्रदीप सुबह सुबह काम पर निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी सोनाली उससे बोली, घर में राशन पानी खत्म होने वाला है, शाम को घर आते वक्त ले आना। ईश्वर से प्रार्थना करना सोनाली कि आज कोई अच्छी सवारी मुझे मिल जाए ताकि मेरी कमाई ठीक ठाक हो सके। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस घोड़े को बेचकर आप दूसरा काम शुरू कर दीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनाली? ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। अरे अब ऐसी निशानी का भी क्या फायदा जिससे हमारे भूखे मरने तक की नौबत आ जाए। क्यों चिंता करती हो भाग्यवान, जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। ये कहकर प्रदीप अपना घोड़ा लेकर चला गया। रास्ते में उसे राजू मिला। अरे प्रदीप भाई, मुखिया जी ने आपको बुलाया। प्रदीप मुखिया के घर पहुंचा। तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था, अब तुम मुझे वो कर्ज लौटाओगे, समझे? लेकिन उन्होंने अपना खेत भी तो आपके पास गिरवी रखा था। उस बंजर जमीन का मैं क्या करूंगा भाई? तुम मुझे मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा ये घोड़ा अपने पास रख लूंगा, समझे? प्रदीप वहाँ से दुखी होकर चला गया। तभी मुखिया के पास गांव का सेठ आया। काम हो गया क्या मुखिया जी? समझो हो ही गया सेठ जी। शाबाश, आप नहीं जानते बाजार में उस घोड़े की कीमत कितनी है?
सेठ जी, आपके कहने पर मैंने उसे धमकी तो दे दी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो 1 महीने में मेरे पैसे लौटा दे और फिर मुझे उसको वो उपजाऊ खेत भी लौटाना पड़े जिससे मैं लाखों कमाता हूँ। अरे वो गरीब 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाएगा? उसके यहाँ तो कभी कभी खाने तक के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उधर प्रदीप उदास होकर घर चला जाता है। कुछ देर बाद उसका एक दोस्त उसके घर आता है। क्या बात है प्रदीप, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो? प्रदीप सोनाली और रंजन को सारी बात बताता है। देख प्रदीप, अब घोड़े की इस गांव में ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम मेरी मानो तो मेरे साथ मेरे ढाबे पर काम करो। नहीं रंजन, मैं अपने घोड़े के पेशे को नहीं छोड़ूंगा। ये काम मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है और मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर वो काम कर गई तो मैं उस मुखिया के पैसे लौटा दूंगा और उससे अपनी जमीन भी छुड़वा लूंगा। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे जी? प्रदीप मुस्कुराया और जंगल से लकड़ियां लेने चला गया। फिर ढेर सारी लकड़ियां काट कर घर ले आया। फिर 3 दिन के अंदर ही दिन रात मेहनत कर प्रदीप ने लकड़ियों का एक सुंदर सा बड़ा टांगे का बॉक्स बना लिया। अब हमारी घोड़ा गाड़ी तैयार है। अब कमी है तो बस रसोई की। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये। लेकिन रसोई की कमी मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अब हम इसे एक चलती फिरती घोड़ा गाड़ी रसोई बनाएंगे। देखो भाई, आजकल आधुनिक जमाना है और लोग हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसमें राशन भरवा सकूं। फिर मेरा ये काम सफल कैसे होगा? अब आप बहुत थक गए जी, चलिए चलकर अब सो जाइए। कल सुबह देखेंगे कि आगे क्या करना है। वो दोनों खाना खाकर सो गए, लेकिन अगली सुबह जब उठे तो उन्हें बाहर से खाने की बहुत अच्छी महक आ रही थी। वो दोनों बाहर आए तो वो खुशबू घोड़ा गाड़ी में से आ रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर उस घोड़ा गाड़ी के अंदर गए तो उसकी रसोई में तरह तरह के पकवान बने हुए थे। ये जादू देख वो हैरान थे। तभी किसी की आवाज आई। घबराओ मत प्रदीप, ये जादू मैंने किया है। कई साल पहले मुझे एक वरदान मिला था जिससे मैं किसी भी तरह की कोई एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। कल रात मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम घोड़ा गाड़ी रसोई के नाम से कुछ कमाई करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें यह जादुई रसोई दी है। अब इस रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम जो जितना जितना इस रसोई से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम दोनों जाओ और इस व्यापार से खूब लाभ कमाओ। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। लोग आकर्षित हुए और खाने की खुशबू से उसमें खिंचे चले आए। देखते ही देखते घोड़ा गाड़ी में लगी कुर्सियां भर गईं। सोनाली और प्रदीप झट से रसोई में से खाना लाकर लोगों को परोसते हैं, जिससे उन्हें खूब कमाई होती है। भाई वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है भाई, है मजा ही आ गया भाई। कुछ ही दिनों में उससे अच्छी खासी कमाई होने लगी। आपने तो सचमुच कमाल कर दिया जी। ऐसे ही उन्हें महीना पूरा होने वाला था और वो अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ पैसे लेकर मुखिया के पास पहुंचा, जहां सेठ भी मौजूद था। जैसे ही वो प्रदीप पैसे लौटाने आए, आप उसकी घोड़ा गाड़ी रसोई छीन लेना, फिर वो मुझे दे देना। आपको उसके दुगने दाम दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ये लो तुम्हारे पैसे और मेरे पिता की जमीन मुझे वापस लौटाओ। प्रदीप का ये रूप देख मुखिया और सेठ जी घबरा गए और उन्होंने उसकी जमीन के कागज उन्हें लौटा दिए। अब प्रदीप खुशी खुशी सोनाली और गांव वालों के साथ जमीन के वो पेपर लेकर लौट गया।